डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। हॉर्मुज से निकलकर शिवालिक एलपीजी करियर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। शिवालिक में 45,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदी हुई। जंग के 7वें दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट बंद। ड्रोन हमले के बाद लगी आग। ट्रंप की अपील के बावजूद जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस ने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से किया इंकार। बौखलाए ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाटो को दी चेतावनी, मदद नहीं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। ओडिशा के कटक में अस्पताल में लगी भयानक आग। आईसीयू में भर्ती 10 मरीजों ने गंवाई जान। अस्पताल अग्निकांड की होगी न्यायिक जांच। सीएम मांझी ने 25 लाख मुआवजे का किया ऐलान। नक्सल मुक्त अभियान के तहत झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइया को किया गिरफ्तार। 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बबलू भी गिरफ्तार। वहीं खूंटी में पीएलएफआई से जुड़े 6 अपराधी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की हत्या। पीएनबी बैंक के गार्ड ने मैनेजर की गोली मारकर की हत्या। मैनेजर के साथ छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी करियर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। यह जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत की ओर रवाना हुआ था और इसमें 45,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदी हुई है। माना जा रहा है कि इससे देश में चल रही एलपीजी आपूर्ति की किल्लत को कम करने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाज फंसे हुए थे। भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को वहां से निकलने की अनुमति मिली। इनमें से पहला जहाज शिवालिक अब मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। वहीं दूसरा जहाज नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसी बीच एक अन्य भारतीय ध्वज वाला तेल टैंकर जग लाडली की भी संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा से लगभग 80,800 टन कच्चा तेल लेकर सुरक्षित भारत के लिए रवाना हुआ है। सरकार ने बताया कि क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है और समुद्री व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित मंत्रालय और एजेंसियां समन्वय कर रही हैं। पूर्वी हिस्सों में फंसे जहाजों में से एक भारतीय ध्वज वाला तेल टैंकर जग प्रकाश शुक्रवार को युद्ध प्रभावित हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर गया था। यह जहाज ओमान के सोहर बंदरगाह से पेट्रोल लेकर अफ्रीका के तंजानिया स्थित टांगा बंदरगाह की ओर जा रहा है और 21 मार्च को वहां पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब 17वें दिन प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान युद्ध विराम चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने ना तो कभी सीज फायर मांगा है और ना ही किसी तरह की बातचीत की मांग की है। ट्रंप ने नाटो को तगड़ी वार्निंग देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नाटो के सहयोगी देश ईरान के मामले में और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट खेलने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नाटो का बहुत बुरा भविष्य होगा। ट्रंप ने कहा अगर कोई रिस्पांस नहीं आया या नेगेटिव रिस्पांस आया तो नाटो के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने यूक्रेन में नाटो की मदद का हवाला दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ सपोर्ट किया। अब मदद की बारी उनकी है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक ईंधन टैंक के पास लगी आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने सफलतापूर्वक इस पर काबू पा लिया। मीडिया ऑफिस के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर उड़ानों और अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अमेरिका और इजराइल
अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में ईरानी धमकियों के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की। दुनिया के 20% तेल की आवाजाही के लिए जरूरी इस समुद्री रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति आर पार के मूड में है और बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से देश हमारे अनुरोध को ठुकराते हैं और हमारी मदद के लिए युद्धपोत नहीं भेजता है। इस बीच बता दें कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की तक ने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से लगभग इनकार कर दिया है। हॉर्मुज को लेकर ईरान की धमकियों के बीच ट्रंप ने कई देशों से युद्धपोत भेजने का आह्वान बीते दिनों किया था। इस बीच एयरफोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह हॉर्मुज को निगरानी के लिए अन्य देशों से सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर 7 देशों से बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन भी विपक्ष और पक्ष के बीच हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के पोर्टिको में विपक्ष द्वारा हंगामेदार प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस दौरान राज्य सरकार से रसोइया एवं आंगनवाड़ी की सेविकाओं को मानदेय और सम्मानजनक वेतन दिलाने की मांग की गई, जिस पर पक्ष के कई विधायकों का बयान भी सामने आया। किसी भी चीज को, किसी भी मांग को लेकर के लोकतंत्र का ये अधिकार है उनका। हम इस चीज का स्वागत करते हैं। वो आंदोलन भी करें, अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर भी रखें। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आंगनबाड़ी सेविकाओं का या फिर रसोइया जो दीदी हैं उनका मामला है, और ये हम लोग विधानसभा में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आते हैं, तो ये बहुत स्वागतकारी है। आप आंदोलन कीजिए, अपनी बातों को पटल पे रखिए। लोकतंत्र का ये अधिकार है और ये स्वागत योग्य है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा विभाग है, ये सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत झारखंड विधानसभा में भू राजस्व विभाग में घोटाले को लेकर विपक्ष द्वारा आज भी जोरदार सवाल उठाया जा रहा है। इस क्रम में हटिया विधायक एवं बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सदन के पटल में अपनी बात रखते हुए सीओ द्वारा की जा रही गड़बड़ी पर नाराजगी जताई। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके जवाब में विभागीय मंत्री दीपक बिरोइया ने भी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। क्या काम हुआ है? भू राजस्व में एक ही काम हुआ है। इन लोगों ने छूट दे दी है सीओ को लूटने का, इन लोगों ने छूट दे दी है एलआरडीसी को लूटने का। तो आज आम जनता, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप जाकर फीडबैक ग्रामीण से लीजिए, शहरी क्षेत्र के लोगों से लीजिए। मैंने सत्र के अंदर ये कहा कि जानबूझकर जो खतियानी जमीन है, जब मैनुअल में सही था 14-15 तक मैनुअल रसीद कटता था, और रैयतों का ऑनलाइन में पिता का नाम चेंज कर दिया, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ कर दिया, प्लॉट नंबर चेंज कर दिया, खाता नंबर चेंज कर दिया, और उसको जो ड्यूटी सरकार की है, सीओ की है, उसको सुधारने का, उसके एवज में पैसा लोग मांग रहे हैं। और मैंने सुझाव दिया कि आप हर एक पंचायत में कैंप लगा करके इसको सुधार करा दीजिए, लेकिन इनको छूट देना है लूटने का। इसलिए कि एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हो रहा है ये सरकार में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आम जनता त्रस्त है, और सदन के अंदर भी उनके विधायक के द्वारा लाया हुआ प्रश्न का भी ये लोग समाधान नहीं निकाल रहे हैं। राजस्थान के जालोर में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे, जाति के नाम पर बटे, क्षेत्र के नाम पर बटे, भाषा के नाम पर बटे। जाति, क्षेत्र और भाषा का यह विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। कहीं कश्मीर की समस्या थी, कहीं पर अन्य समस्याएं थी। नक्सलवाद की समस्या अलग थी, भाषाई विवाद अलग थे।
जातीय संघर्ष अलग था, अराजकता का तांडव होता था, शासन की सुविधा का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, दलितों वंचितों को नहीं मिल पाता था, अति पिछड़ी जातियां उससे वंचित रह जाती थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने देश को एक स्वर में जोड़ने का काम किया, कश्मीर की समस्या का समाधान निकाला, नक्सलवाद की समस्या का समाधान निकाला, गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के किया। पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे। जाति, क्षेत्र और भाषा का विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। कहीं कश्मीर की समस्या थी, कहीं पे अन्य समस्याएं थी, नक्सलवाद की समस्या अलग थी, भाषाई विवाद अलग थे, जातीय संघर्ष अलग था, अराजकता का तांडव होता था, शासन की सुविधा का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, दलितों वंचितों को नहीं मिल पाता था, अति पिछड़ी जातियां उससे वंचित रह जाती थी। मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक स्वर में जोड़ने का काम किया, कश्मीर की समस्या का समाधान निकाला, नक्सलवाद की समस्या का समाधान निकाला, गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के किया। काशीराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मान्यवर काशीराम जी और समाजवादी पार्टी ने एक समय में मिलकर देश को नई दिशा दी थी और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसके बाद भाजपा अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब की तस्वीर ले आई। नंबर 2 जो लखनऊ का है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है, बीजेपी को मौका मिल गया। इतने सिलेंडर नहीं पकड़ेंगे जितने आप बता रहे हो। आप बीजेपी की संख्या मत बताइए, भरे कितने थे, खाली कितने थे, आपको नहीं पता होंगे। नहीं सर, सीज अगर हुए तो आपको ये भी तो जानकारी करनी चाहिए, तो भरे कितने थे, खाली कितने थे। ये बीजेपी जानबूझ करके कराती है, बीजेपी जानबूझ करके कराती है और दूसरे को बदनाम करती है। बीजेपी के पास एक टीम है जिसको पैसे देते हैं ये लोग बदनाम करने के लिए, और करते करते बदनाम अब बीजेपी के अधिकारी बीजेपी को भी परेशान कर रहे हैं। बताइए, बदनाम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा लिख सकता है? बताइए आप। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पूजनीय शंकराचार्य जब आएंगे तो हम दंडवत होकर के माफी मांगेंगे। अब बताइए, दंडवत भी नहीं हुए, पूजनीय शंकराचार्य आगे चले गए, किसी को ही सम्मान में उनके नहीं पहुंचा। बताओ कितना बड़ा सनातन अधर्म किया इन्होंने। और समाजवादी पार्टी ने एक समय पर मिलकर के देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा, नेताजी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम जी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर इलाके में मौजूद पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर को बैंक गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। मैनेजर की छाती में गोली लगी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में बैंक मैनेजर की मौत हो गई। गार्ड मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल 16 मार्च को दोपहर 1:45 पर बैंक गार्ड रविंद्र हुड्डा ने बैंक के अंदर मौजूद बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बैंक मैनेजर के छाती में गोली लगी थी, जिन्हें बाइक पर बैठकर अस्पताल ले जाया गया है। बैंक के बाहर मौजूद लोगों ने बताया कि बैंक के अंदर से गार्ड बाहर आया, उसके हाथ में बंदूक थी। वहीं सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें गार्ड भागता नजर आ रहा है। उसके बाद बैंक के अंदर से मैनेजर को लाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में बैंक मैनेजर अभिषेक शर्मा की मौत हो गई। मैनेजर अभिषेक शर्मा की उम्र 36 साल थी। बैंक का गार्ड रविंद्र हुड्डा बागपत का रहने वाला है, जो एक्स आर्मी मैन रहा है। गार्ड का काफी दिनों से मैनेजर से छुट्टी मांगने को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व में भी इन दोनों का विवाद हुआ था और आज गार्ड ड्यूटी पर नहीं आया, जिसके बाद मैनेजर ने उसे बैंक बुलाया। फिर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसे लेकर गार्ड और मैनेजर के बीच विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। गार्ड मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बंदूक यहाँ पर जमा थी और वो बंदूक वहाँ से वापस लेकर के फिर उनसे बात की। उसी दौरान सर कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में, बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी। सर क्या कुछ वजह रही? सर मैंने आपको बताया कि उनसे पूछताछ हुई, उसी दौरान उसके दोबारा भी कराई। अब बाकी ये भी छानबीन के दौरान पता चलेगा, हम लोग छानबीन कर रहे हैं और कोई तथ्य होगा तो आप बताएं। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने एक 10 लाख के नामी नक्सली को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइया और 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बबलू को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मृत्युंजय भुइया पर कुल 104 नक्सली हिंसा के मामले विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं और अलग अलग नक्सली घटनाओं में 44 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड का वो शामिल रह चुका है, जो जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडी चकलवा टोला का रहने वाला है, जबकि बबलू राम बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस क्रम में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि 2 नक्सली मृत्युंजय भुइया और बबलू राम के पास से एक AK-47 स्वचालित हथियार, 21 गोलियां और 1,60,000 रुपए बरामद किए गए। खूंटी जिले में नक्सलवाद के विरोध चलिए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान में प्रतिबंधित संगठन PLFI से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही लेवी की रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच चुके थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने खूंटी थाना क्षेत्र में तजना नदी के पास नहर किनारे उन अपराधी को गिरफ्तार किया, जिन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। 3 अपराधियों विजय भोक्ता, धीरज कुमार और अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक राम को गिरफ्तार करने के बाद उनके साथियों को कालामाटी टुंगरी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम शुभम कुमार पोद्दार उर्फ शुभम कुमार, निमिस गोप उर्फ हनी और राम अयोध्या शर्मा उर्फ राजा शर्मा बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी में कई मोबाइल फोन, दूसरे लोगों के नाम से खरीदे गए मोबाइल की रसीद, देसी पिस्टल, जिंदा गोली, PLFI संगठन के पर्चे, लेवी वसूली का हिसाब लिखा नोटबुक, ठेकेदारों और व्यवसायियों की सूची, बैंक पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड और जमीन खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। मोहल्ला मानपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। औंधी थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बड़े आम पहली और छोटे आम पहली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान नक्सली कैंप छोड़कर जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। मौके से एक इंसास राइफल और नक्सलियों के दैनिक उपयोग का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां RKB डिवीजन कमेटी के नक्सली कैंप लगाकर ठहरे हुए थे। जवानों की दबिश के बाद दोपहर करीब 3 बजे नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग तेज कर दी गई है। धनबाद जिले में सोमवार पहले सुबह लगभग 4:30 बजे झरिया के भागावांद OP क्षेत्र में केंदुआ डी बस्ती के समीप कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान प्रिंस खान के 2 गुर्गों को गोली लगने की सूचना मिली है, तो वहीं एक गुर्गा भागने के दौरान गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। साथ ही 2 गुर्गों के फरार होने की सूचना मिल रही है। दरअसल जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान के 5 शूटर केंदुआ डी बस्ती के समीप खंडन नुमा खाली घर में छुपे हुए हैं, जिसके बाद भगाबांध OP के केंदुआडी बस्ती के समीप धनबाद पुलिस ने रांची पुलिस और पलामू पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के शूटरों को घेर लिया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए अपराधियों में विक्की डोम, अफजल उर्फ अमन और अमन सिंह उर्फ कुबेर सिंह शामिल है। अमन सिंह जो पलामू का रहने वाला है, वहीं प्रिंस खान के ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करता था। बताया जाता है कि पकड़े गए ये सभी अपराधी रांची में हुए हाल के दिनों में एक रेस्टोरेंट में फायरिंग घटना में शामिल थे।
वहीं घटनास्थल से पुलिस ने आर्म्स, जिंदा बम, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया। इस क्रम में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का साफ शब्दों में कहना है कि जो भी अपराधी गोली चलाएगा वो भी गोली जरूर खाएगा। फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बिजली विभाग के सहायक अभियंता के बेटे नैतिक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार नैतिक अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ स्टंट कर रहा था। इसी दौरान अचानक दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। 100 की रफ्तार से बाइक पर स्टंट करते वक्त हादसा हो गया, जिसमें गोमती नगर के विशेष खंड निवासी 17 वर्षीय नैतिक कुमार इंटर के छात्र की मौत हो गई। दूसरी स्पोर्ट्स बाइक से उसका साथी आदित्य श्रीवास्तव भी था। घटना के दौरान आदित्य ने अपनी बाइक पर लगी 360 डिग्री कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में नैतिक तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाकर उस पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। इस दौरान सामने से स्कूटी से उसकी बाइक टकराई। नैतिक 50 मीटर दूर तक पलटता चला गया। हादसे में स्कूटी सवार कृष्ण और लव शर्मा भी घायल हुए। दोनों क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर सवार आदित्य भी डिवाइडर से टकराकर घायल हुआ। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा, जहां नैतिक को मृत घोषित कर दिया। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एंग्लो वैदिक स्कूल के पास बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकृत पाठ्य पुस्तकों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में नए शैक्षणिक सत्र जो अप्रैल से शुरू होने वाला है उसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में पायनियर प्रिंटर्स आगरा, पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, झांसी और सिंगल एजेंसी लखनऊ के प्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि अब किताबों की अलग अलग छपाई के कारण अभिभावकों को जो महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं उस समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। नई किताबों पर एक विशेष कोड छापा गया है। इस कोड की मदद से किताबों की छपाई में किसी प्रकार की बेईमानी या फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। ये भी बताया गया कि किताबें सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों और एडेड स्कूलों में भी मान्य होंगी और आगामी सत्र से इन्हीं किताबों का उपयोग किया जाएगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को एक समान और उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था, सरकारी किताबें समय से नहीं आ पाती थी, तो जो स्कूल संचालकों को जो किताबें उपलब्ध होती थी वो उसमें से चयन करके लगा देते थे। वो किताबें इन किताबों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य की होती थी। अब जो प्रकाशक इतने साल से सप्लाई कर रहे हैं किताबें जो कर रहे हैं, तो वो उनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि इसमें किताबें अभी भी वही चलेंगी, प्राइवेट किताबें, इसमें कोई रोक नहीं है। जबकि जैसा मैंने आपको बताया, अधिनियम ये बोर्ड को पावर देता है कि बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किताबें ही स्कूल में चलेगी। अब हम लोगों ने भी किताबें बोर्ड से अनुबंध करके छापा है, सब चीज़ इन्वेस्ट करा है और किताबें उपलब्ध भी करा दी गई हैं। तो यही, क्योंकि लॉ भी ये कह रही है, कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपील किया है कि बोर्ड की पावर्स में कोई उन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, तो अब यही किताबें स्कूल में चलाई जाएंगी। इसका जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है वो दूर हो, सरकार भी अपनी तरफ से इस चीज़ को इन्फोर्स करे, ये और जन सामान्य को भी पता हो कि ये किताबें जो अधिकृत किताबें हैं ये मूल्य में बहुत कम है, क्वालिटी में अच्छी है और इजीली अवेलेबल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।